जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोलियाँ। यहाँ ना केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप टॉपिक देखेंगे बल्कि भारत के संदर्भ में भी जो भी उससे इंटर रिलेटेड थिंग्स होती हैं, टॉपिक्स होते हैं, कंटेंट होता है, फैक्ट्स होते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सभी को अपन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले पूछा जाएगा भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान कहाँ पर दिए हैं, उसका भाग का नाम बताइए। पॉइंट नंबर 2, कौन से नंबर की अनुसूची में भाषाओं संबंधी प्रावधान दिए हैं। पॉइंट नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा कि आपकी जो अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाएं दी गई हैं। साथ ही साथ उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भाषा इनमें शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। नेक्स्ट वन, समय समय पर भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है। बिगनिंग में यानी जब संविधान बना तब 14 भाषाएं हुआ करती थी उसमें, आज हम देखेंगे तो 22 भाषाएं हैं। कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई पूछ दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा नेपाली कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई है। नेक्स्ट वन, 21वां संविधान संशोधन या इस प्रकार से संविधान संशोधन पूछ लिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया 92वां संविधान संशोधन के बारे में कि कौन कौन सी भाषाएँ शामिल की गई हैं या इनमें से कौन सी वाली भाषा शामिल नहीं की गई, तो ये पूछ लेगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखें तो बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो होता है, किसने कैटेगराइजेशन किया है, भाषा क्या है, विभाषा क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो चलिए एक एक करके अपन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि भाषा क्या है। भाषा का मतलब होता है अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर या किसी भी प्रकार के संकेत के माध्यम से। आप देखेंगे दिव्यांग लोगों की भी भाषाएं होती हैं, तो वह भी क्या है, दैट इज़ लैंग्वेज। अपने मैसेज को, जो भी आपकी थॉट है, विचार है, सेंस है, किसी तक भी पहुँचाना है किसी भी माध्यम से, दैट इज़ भाषा कहलाती है। भाषा को फिर अगेन कैटेगराइज करके किया जाता है। कभी हम उपभाषा बोल देते हैं, विभाषा बोल देते हैं, राजभाषा बोल देते हैं, मातृभाषा। एक एक करके देख लेते हैं। जहाँ पर जन्म लिया है वहाँ उस क्षेत्र की जो मूल भाषा रही है, जो बचपन से हमारे माता पिता या हम बोलते आए हैं, हमारी मातृभाषा कहलाएगी। सेकंड वन इज बोली। एक बड़े क्षेत्र में होती कभी भी भाषा, छोटे क्षेत्र में बोली जाएगी तो अपन उसको बोली जनरली कह देते हैं। हालांकि छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, बट एक जनरली क्लासिकल जो आपको वहाँ डेफिनेशन मिलती है उसके संदर्भ में आप देखें। तीसरा होता है विभाषा। तो एरिया वाइज इसमें साइज देखा जाता है। यदि बोली छोटे एरिया में बोली जा रही है, भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जा रही है, तो विभाषा इन दोनों के बीच का एरिया होता है, उसको करके कहा जाता है। क्लासिकल लैंग्वेज में आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो बोलियों में कहा जाता है, साहित्य वगैरह नहीं लिखा जाता, विभाषा में साहित्य वगैरह मिलता है और ग्रामर वगैरह के संदर्भ में। हालांकि अब ये मायने चेंज हो गए हैं। आधुनिक काल में आपको बहुत सी बोलियों में ग्रामर से लेके उनका लिटरेचर जबरदस्त मिलेगा, और वैसे भी कम्युनिकेशन के जो भी साधन हैं बहुत बदल चुके, बहुत अपडेट हो रहे हैं, और साहित्य जगत अपने आप को स्वतः विकसित कर रहा है, बहुत अपडेट कर रहा है। जितना सामान्य जनता शायद उतना चर्चा में नहीं रहती है या कनेक्टेड नहीं रहती है टेक्नोलॉजी, यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम से ज़्यादा मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो विद्वान टाइप के हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, अगला होता है राजभाषा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एक सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से, और अन्य माध्यमों में भी हम देखें। राजभाषा बहुत सिंपल से बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज को कहा जाता है, यानी कि उस राज्यकाज के द्वारा, उस शासन के द्वारा जिस भी भाषा को संचार की भाषा घोषित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हाँ, वह सरकार कह रही है कि हम इस लैंग्वेज में बातचीत करेंगे, अपने ऑर्डर्स जारी करेंगे, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। ये क्या कहलाने वाला है आपका, ये राजभाषा है ना, राजकाज की भाषा जिसमें प्रशासन वर्क करने वाला है। भारतीय संदर्भ में देखें तो इसके बारे में प्रावधान संविधान में दिया है, 8वीं अनुसूची कहलाती है। आज वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं उसमें शामिल हैं, यानी इनको राजभाषाओं का दर्जा प्राप्त है। इनमें एग्ज़ाम भी होते हैं, सरकार कोई एग्ज़ाम लेती है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स लेती है, कोई भी पत्राचार इत्यादि होता है, चाहे देश के किसी भी राज्यों के साथ में हो तो इन पर करते हैं। तो ये 8वीं अनुसूची में दिया है। अगेन संविधान में इसके लिए अलग से भाग शामिल किया गया था, भाग 17 करके कहलाता है। अनुच्छेद क्रमांक 343 से लेकर 351 तक आपको वहाँ पर दिया हो, तो इसको एक नज़र थोड़ी सा आप मार लेंगे तो ये कहलाते हैं साहब क्या, दैट इज़ राजभाषा संबंधी कुछ ऐसे बातें हैं। साथ ही साथ हमने जैसा भारतीय संविधान का भाग 17 कहा आपसे, तो वहाँ राजभाषा के साथ साथ मातृभाषा, अल्पसंख्यकों की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज प्लस न्यायपालिका की भाषा, ये सब संबंधी प्रावधान दिए हैं, तो आपको बनना चाहिए। एक एक करके चीज़ें देखते हैं। मैंने कहा आपसे 343 से लेकर 351 तक दिया है। इसके आर्टिकल पूरे याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं रख सकते 2-3 याद रखना। कौन कौन से आर्टिकल 343 क्या बोलता है। 343 बोलता है कि साहब भारतीय संघ की भाषा ये होगी साहब, ठीक। उसकी लिपि क्या होने वाली साहब, देवनागरी होने वाली है। हिंदी के संदर्भ में बोल रहा हूँ, है ना।
तो लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, तथा अंक क्या होंगे, डिजिट्स क्या होंगे, इंटरनेशनल फॉर्म होंगे 1 2 3 4, लेकिन उसको लिखोगे कौन से 1 2 3 4 वाले फॉर्मेट में लिखोगे। पुराने ज़माने में अपन जो लिख देते थे ना 1 दूनी 2, ये वाला नहीं होगा, 1 2 3 वाला होगा, ये उसका मीनिंग। यानी 3 पॉइंट उसमें दिए गए हैं आपको। 343 में कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट दिए। हमारी जो भाषा है राजभाषा क्या होगी, दैट इज़ हिंदी होगी, ये कहा है। दूसरा आपसे क्या कहा साहब कि लिपि क्या होगी उसकी, देवनागरी। अरबी फारसी में नहीं लिखोगे, इंग्लिश में नहीं लिखोगे, जैसा मूवीज़ में नाम लिखा जाता है ना, वैसे नहीं लिखोगे। किस में लिखोगे, देवनागरी में। और तीसरा पॉइंट आपसे क्या कहा गया है, ये वाला पॉइंट जो आपसे कहा कि जो डिजिट्स होंगे वो ये वाले होंगे। 344 पर आ जाओ। हिंदी के लिए राजभाषा आयोग की बात कही गई है। कौन बनाएंगे, संविधान में दिया ऑब्वियसली राष्ट्रपति ही बनाएंगे। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष को वही नियुक्त करने वाले हैं। तो राजभाषा आयोग दिया है। सबसे पहला कब बना था, तो बीजी खेर आयोग करके कहलाते, बाल गंगाधर खेर। 1955 वाला आप टाइम देखते, रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करते, तो एक जनरल इसको देख लेना, ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, किसी अन्य वीडियो पर उस पर बात कर लेंगे। इसके भी बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साहब कि राजभाषा विभाग वगैरह कब, तो 1976 का थोड़ी सा ईयर याद रखना। कौन हेड होते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय ही होते हैं, तो ये वाली बात महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुच्छेद क्रमांक 345, 346, 347, ये तीनों अनुच्छेदों में आपको संघ की भाषा, संघ की अन्य राज्यों के साथ पत्राचार की भाषा प्लस 2 राज्यों की आपस में पत्राचार की भाषा दी हुई है। 45, 46, 47, नॉट सो मोर इम्पॉर्टेंट, आप याद रख लें तो अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं। 348 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे जरूर पूछा जाएगा। क्या बोलते साहब, न्यायपालिका हमारे देश में 24 घंटे के 48 घंटे काम करती है, रात रात में न्यायपालिका कोर्ट बैठती है साहब। तो इस बात से आप परिचित हैं, तो 48 घंटे काम करती है। तो 348 नंबर है, 348 नंबर का आर्टिकल क्या बताता है, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी। बहुत क्रिस्टल क्लियर बात है, इंग्लिश ही होगी, नॉट हिंदी, नॉट अदर लैंग्वेजेस। तो इन पॉइंट को ध्यान रखना। 349 9 यानी कि 9 हो जाने वाला है, तो उस आर्टिकल को देख सकते हैं। 350 अंडर सेक्शन AB के बारे में यदि हम बात करें, वहाँ अल्पसंख्यकों के बारे में प्रावधान दिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा कहलाता है, अगर याद रख लें तो। और इनके बाद में जो सबसे आखिरी में आता है वो 351 कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 343, 348, 351 गलती से भी मत भूलना, और याद रख लो 350 मत भूलना। ये 4 मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा, पूरे याद रख लो। आप जीनियस हैं, अच्छी बात है, अभ्यास से अभाव आएगा आपको ये। 351 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या दिया हुआ है कि संघ का है ना, भारत सरकार का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वह काम करेगी साहब। ये वाली बात भी है, या उसका दायित्व है, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पर। इसलिए संस्थान बनाना, फंडिंग प्रोवाइड करना इत्यादि प्रावधान दिए हुए हैं। तो एक जनरली आप देख लो कि कहाँ लिखा है कि सरकार का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वह काम करेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्रमांक क्या है, 1 नंबर आर्टिकल है 351 का 1 डिजिट याद रखना। पहली प्राथमिकता सरकार की यह होगी, ऐसा संविधान में दिया है। तो ये था भाग 17, जिसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक अपन ने देख लिया। अगेन इसके भी बाद में यदि हम बात करें तो 8वीं अनुसूची पर आ जाओ साहब। भाषाएं दी हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थीं, बाद में इनको अपडेट किया, कुछ भाषाओं को शामिल किया गया है साहब। कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन है। अब संविधान में शामिल करना तो संविधान में संशोधन लाना ही पड़ेगा। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान शोधन, उन दोनों को जोड़ दो आपस में, कितना हो जाएगा 92वां। 21वां 71वां दोनों का आपने जोड़ दिया तो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हो जाएगा। एक कोड याद रख लेना अगर आप याद रख सकें, सिंधी मकान बोर्डमास, ये हैं। यानी 21वां संविधान संशोधन से कौन सी शामिल की है, दैट इज सिंधी शामिल की गई है। 71वां संविधान संशोधन के तहत अपन देखेंगे कौन सी शामिल की गई है, वहाँ से मणिपुरी हो जाएगा, कोंकणी हो जाएगा, नेपाली हो जाने वाला है। 92 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क, जिसको जरूर याद रखना, बाकी मान लो भूल भी जाओ तो इनको ध्यान रखना। बोर्ड मास वैसे भी आप मैथ्स वगैरह पढ़ते हो ना, बा से बोडो, दा से डोंगरी, आ से मैथिली, सा से संथाली, इस प्रकार से आपकी हो जाने वाली है टोटल कितनी 22 भाषाएं। अगेन क्वेश्चन पूछ ले करंट में भी ऐसी कौन सी लैंग्वेज चर्चा में है जिसको 23वीं भाषा का दर्जा दिए जाने का चल रहा है। संसद में इस चीज़ के लिए मांग उठ चुकी है, लाया जा चुका है प्रस्ताव, करंट का विषय है। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ क्वेश्चन, देखिएगा बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपकी भाषा शामिल की गई तो 14 थी, ये कितनी लिखी हुई हैं आपकी 4, ठीक, 3 7 और 1 8, 14 और 8 22, तो 8 टोटल कितनी हो गई संविधान में 22 भाषाएँ। 23वीं का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके बाद में मध्य प्रदेश में था भाषाएं, जैसे कि आपसे कहा बोलियाँ,
बड़ा क्षेत्र, छोटा क्षेत्र। मध्य प्रदेश बहुत ही विविधता से संपन्न है। भारत का दिल जिसको कहा जाता है, गजब एमपी जिसको कहा जाता है साहब। अद्भुत भाषाएं हैं, अद्भुत मिठास है ना, तो उनको भी देख लेते हैं एक नज़र। मध्य प्रदेश के जो क्षेत्रीय नाम हैं उनके आधार पर भाषाएं हैं, जनजातियों की कुछ भाषाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि यहाँ वाला जो एरिया है ये बुंदेलखंड कहलाता है। यही वजह है कि यहाँ की जो लैंग्वेज होगी वो क्या कहलाएगी, बुंदेलखंडी करके कहलाएगी। इसके ठीक बगल में होता है रीवा, दैट इज बघेलखंड बोल देंगे। यहाँ की लैंग्वेज क्या कहला जाएगी, बघेली करके कहला जाने वाली है। और भी आगे हम बात कर लें तो कोरकू जनजाति की भी एक भाषा है, गौड़ों की भी एक खास भाषा देखने को मिलती है। मालवा क्षेत्र है यहाँ पर हमको मालूम है तो मालवी करके हो जाएगा। निचला एरिया निमाड़ कहलाता है तो निमाड़ी लैंग्वेज हो जाएगा। इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं साहब। एक एक करके अपन इन पर नज़र मार लेते हैं, कौन सा क्या क्षेत्र है, कैसी क्या विशेषताएं हैं। ब्रज क्षेत्र भी देख लो। ब्रज कहाँ है, एक्चुअली मूल रूप से तो आगरा के आसपास वाला है ना, कृष्ण भगवान जी और सारी चीज़ें अपन देखते हैं। परंतु मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया लगा हुआ है आगरा से, तो ये ऊपर वाला एरिया है। यही वजह है कि ये ब्रज क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। और खड़ी बोली तो अपनी है ही है, हिंदी पूरे क्षेत्र में बोली ही जाती है। तो इन पॉइंट को अपन देख लेंगे। खड़ी बोली में बोली वर्ड लगा है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, वह भाषा है। ठीक। जबकि ब्रज भाषा में भाषा लैंग्वेज लगा हुआ है, शब्द लगा हुआ है, लेकिन वह भाषा नहीं है। आज क्या है, वह बोली है साहब। ठीक। या विभाषा का स्वरूप भी आप उसको कह सकते हैं। साहित्यकारों में व्याकरण विद जो है उनमें काफ़ी रहता है डिस्कशन। देखिएगा, आपको तो जनरली वे में पढ़िए ना, अभी साहित्यकार नहीं बनना, आपको अभी अधिकारी बनना है। तो उस संदर्भ में अपन चीज़ों को देखेंगे। मुद्दे पर आ जाते हैं, एक एक करके अपन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। भीलों की भीली बता दिया, गौड़ों की गौंडी लैंग्वेज हो जाती है। कोरकुओं का हम देखेंगे तो ये लैंग्वेज होती है। इन क्षेत्रों के जो ज़िले हैं उनको थोड़ी सी एक नज़र मार लो कि हाँ कौन सा मोटे तौर पर क्या है। एमपी का मैप देख लो आप, है ना, उससे आपको थोड़ी सा क्लैरिफाई हो जाएगा कौन सा कहाँ पर क्या है। मोटे तौर पर तो मालवा में देखो, कोई ऐसा नहीं कि 5 ही जिले आएंगे, 10 ही जिले आएंगे। आसपास का लगा हुआ जो क्षेत्र है वो सभी आ जाने वाले हैं उसमें। मालवा कहाँ तक फैला, तो सागर जिले तक आता है साहब मध्य प्रदेश में, मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बहुत क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है। बुंदेलखंड भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। कौन सा, आपके छतरपुर, टीकमगढ़, ये सब नेवाड़ी वाड़ी वाला एरिया। बघेलखंड की बात कर लें, रीवा की बात कर लो, सतना की बात कर लो, शहडोल की बात कर लो, ये काफ़ी बड़े एरिया जिसमें आ जाते हैं। जबलपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बुंदेली का स्वरूप हमको देखने को मिलता है। कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर 2 बैच या 2 सेक्टर्स मिल रहे होंगे तो दोनों का प्रभाव होगा, लैंग्वेज का एक मिश्रित प्रभाव होगा। और आम आदमी सिर्फ एक ही नियम को फॉलो करता है, ना वो बघेली ना बुंदेली, कुछ नहीं। उसको जो आसान लगता है वो बोलता है, जो भी वर्ड्स उसको आसान लगते हैं। अब वो चाहे बघेली को, चाहे बुंदेली को, चाहे इंग्लिश को, चाहे रशियन हो, चाहे जर्मन हो, जो आसान लगते बोलते हैं। इनमें वर्ड्स भी कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि मानसून किस लैंग्वेज का पूछा गया है आपसे, तो अरबी लैंग्वेज का आपका कहलाता है। अगेन पूछ लेगा रोबोटिक्स, रोबोट किस लैंग्वेज का है, तो चेक लैंग्वेज करके ध्यान रखना। मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन आप सुनते हैं, मेट्रो पूछ लेगा किस लैंग्वेज का है, बताएं, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो दैट इज़ रशियन लैंग्वेज। तो यहाँ बनना चाहिए। तो शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है साहब, कोविड वगैरह के कारण पूछ देगा कि कर्फ्यू किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो हिंदी का नहीं है, दैट इज़ फ्रेंच। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर क्वेश्चन कई बार आते हैं। शब्दावलियों पर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत से वर्ड्स देखेंगे। हम मैक्सिमम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो विभिन्न भाषाओं से बने हुए हैं। शर्ट बोल लें, पैजामा बोल लें, कुर्ता बोल लें, कैची बोल लें, कारतूस बोल लें, विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं। ठीक। और ना केवल हम यूज़ करते हैं, दुनिया के अन्य लोग भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बोलते हैं गली, तो गली हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, दैट इज़ इंग्लिश। गली, गली रोज़ाना आप वर्ड यूज़ करते हैं। क्रिकेट में आप शब्दावली देखते हो, बोले गली में कैच कर लिया फील्डर ने, तो गली होता है। अपन उसको बोलने लगे तो वो एक अलग संदर्भ है, वो भी यूज़ करते हैं अपने यहाँ पर। एक बहुत ही खास वर्ड कहलाता है, अपन देख लेंगे। हमारे यहाँ के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे हमने कहा कि साहब बोले इंडिया में डकैत वगैरह, तो उन्होंने डकैत बोला, नहीं बोल पाए तो डकैट्स बोल दिया, डेकॉइट्स हो गया वो। तो इस प्रकार से क्या है कि लैंग्वेज में सांस्कृतिक आदान प्रदान चलता रहता है ना। बहुत डिटेल है इस पर, कभी बात करेंगे विस्तृत उसमें, अभी अपन इस पर आ जाते हैं ना मुद्दे पर। तो ब्रज वाला क्षेत्र ये वाला होगा। बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाएगी, बघेलखंड में बघेली होने वाली है, निमाड़ में निमाड़ी होगी, मालवा में मालवी होने वाली है। इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा, जो पॉइंट कहूँगा उनको गलती मत करना। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो पूरे क्षेत्रों की एक जो जोड़ने वाली भाषा है दैट इज़ खड़ी बोली है। शुरुआत होती है इसकी हरियाणा वगैरह से, 10th सेंचुरी के आसपास देखने को मिलती है हमको, वहाँ से हिंदी की शुरुआत मानी जाती है।
तीन काल विकास क्रम कहलाते हैं, प्राचीन काल कहलाता है, मध्यकाल कहलाता है, आधुनिक काल कहलाता है। प्राचीन काल के एक दो बंदों के नाम ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपसे कहा जाएगा अमीर खुसरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। चंद्रवरदाई जी के बारे में पूछा जाएगा, उनकी कृति का नाम पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो वगैरह। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जरूर पूछा जाएगा कि आल्हा खंड किसने लिखा हुआ है। क्या पूछेंगे? आल्हा खंड कौन सी किताब है, ठीक, ये पूछ रहे हैं। जगनेक, परमाल रासो, इस तरह से करके क्वेश्चन आता है। इन फैक्ट को बिल्कुल नहीं भूलना। इसके भी बाद में यदि हम बात करें तो अगला काल कहलाता है भक्ति काल वाला। भक्ति काल एंड रीति काल, दोनों के एक टाइम पर अपन रखते रहेंगे। कबीर के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है, तो कबीर से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देख लो। कबीर की मूल कृति का नाम क्या है, हालांकि उन्होंने नहीं लिखी है, उनके शिष्य ने लिखी है, किसने लिखी है, कितने हिस्सों में, साखी, सबद, समैनी, रमैनी करके कहलाता है ना। भागवत जी ने लिखी, तो एक जनरल वे में अपन उनको देख लिए। तुलसीदास जी के बारे में तो उनकी कृतियाँ आती हैं, सूरदास जी आते हैं। तुलसीदास जी कभी नहीं भूलना साहब, विनय पत्रिका नहीं भूलना, बरवे रामायण नहीं भूलना, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन पर। सूरदास जी का देख सकते हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी इत्यादि वगैरह हम देखें। मध्य प्रदेश में रीतिकाल में कुछ कवि मिलते हैं जिनमें से सागर वाले अपने सबसे खास कहलाते हैं, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साहब कौन था वो कवि जो कि सागर क्षेत्र से लिखे जाते थे। कठिन काव्य का प्रेत मध्य प्रदेश बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाएगा कि कवि केशव को कहा जाता है। तो थोड़े से ये फैक्ट को एक नज़र मार लो कि कृतियाँ कुछ देख लीजिए, पूरे नहीं तो एक एक दो दो देख लो। आगे बढ़ते हैं। बुंदेली फर क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाएगा तो क्या क्या पूछा जा सकता है। बुंदेली की कई बोलियां कहलाती हैं, कौन कौन सी? पवारी, राठौरी और खटोला, इन पर क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि कुछ विशेषताएं वगैरह आपको दे दें, कुछ कीवर्ड्स याद रखना। बहुत ही मीठी भाषा कहलाती है, खड़ी के साथ में मीठापन भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हतो, रहते, हैते, सकत, देहें, ये जो वर्ड्स होते हैं ये इसमें यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल को नाम हतो, ये किस लैंग्वेज का होगा? बुंदेली का होने वाला है, ठीक है। हतो हो गया। रहते, जैसे कहा जाए बोले लुकाए रहते हैं या रहते हैं को रहते हैं करके बोल देते हैं। देहें, बोले यहीं टांग दे हैं, इतनी टांग दे हैं, तो ये वर्ड आपको वहाँ देखने को मिलता है। तो ये क्या होगा, एक सैंपल आपको इसे बताया कि मान लो पैराग्राफ आपको दे रहे, तो इन कुछ कीवर्ड से आप बनाने का प्रयास करें, बन जाएगा आपको। सुनिए इनको, तब आपको ये बनेगा, इतने आसानी से नहीं। कोशिश करेंगे पीडीएफ आपको वीडियो के साथ में मिल जाए। बघेली पर आ जाइए। बघेलखंड में इसके दो नाम हमको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? रिमही एंड रिवई। जनरली देख लो, रीवा का एरिया है तो रिमही करके बोल देते हैं, रिवई, रेवाड़ी इत्यादि करके भी बोल दिया जाता है। सबसे पहली बार धीरेन्द्र वर्मा जी ने 1940 में अपनी कृति में इसका उल्लेख किया था कि साहब ये भाषा है। 12वीं सेंचुरी के आसपास इसके माना जाता है ऑरिजिन। एक जनरली देख लो कौन कौन से जिले हैं, रीवा, सतना, शहडोल, लाडोल के आसपास का जो एरिया है वहाँ बोली जाती है। कुछ वाक्य देख लो, बावर्ड ध्यान रखना, रीबा, बावर्ड करके, या बघेली का बा पॉइंट पकड़ लीजिएगा। आबा, जाबा, खाबा, बताबा, ये वर्ड्स आपको है ना। कावर्ड, भावर्ड, ऊवर्ड भी मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाए बोले कभऊ नहीं, कभऊ कभऊ, तो इस तरह के वर्ड हमको देखने को मिलते हैं। कुछ और भी नाम देख लें, महरिया किसको कहा जाता है, तो वहाँ वाइफ के संदर्भ में अपन देखेंगे, है ना। हस्बैंड के लिए मसेरुआ, तो ऐसे कुछ खास वर्ड हैं अपन ने जनरली देख लिए। आगे बढ़ जाते हैं। मालवी, दक्षिणी राजस्थानी करके कहा साहब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने पूछ लेगा दक्षिण राजस्थानी किसको कहा जाता है, तो मालवी को कहा जाता है, मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। पूरा एरिया आपको बताया जा चुका है। मालवी में कुछ वर्ड्स देख लें आप, रिया, ठीक, रियो, ए वर्ड जो होता है ना, एक ही मात्रा, वो काफ़ी यूज़ किया जाता है। हुन, हन, इस तरह से वर्ड आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे क्या हो रिया है, तो रिया, ठीक। ताकत देवे हैं, तो ये हैं वर्ड इस तरह से यूज़ किया जाता है वहाँ पर। हुन रियो है तो रियो वर्ड यूज़ किया जाता है। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको आप अगर पहचान लो, मोटे तौर पर पकड़ लो, तो आपको बन जाने वाला है। तो सेंटेंस आप देख सकते हैं, चलिए तो इतना देख लीजिए, ज़्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो ये लंबा टॉपिक है अपने आप में। निमाड़ पर आ जाइए। निमाड़ क्षेत्र यानी निचला मध्य प्रदेश, वहाँ पर बोली जाती है। कुछ खास वर्ड दिए हुए हैं आपको, जिलों के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल खंडवा, खरगोन वाला जो क्षेत्र है, बड़वानी वाला क्षेत्र, वहाँ पर इस लैंग्वेज को बोला जाता है। परंपरा गीत भक्ति संतों के लिए काफ़ी फेमस हैं। निमाड़ के कबीर कौन कहलाते हैं, ऋषि वैज्ञानिक कौन कहलाते हैं, आपसे पूछ लेने वाले हैं। संत सिंगा जी के बारे में ध्यान रखना साहब, उनको गलती से मत भूलिएगा, निमाड़ के कबीर, ठीक है। खाक आप देखेंगे
तो वही क्षेत्र कहलाता है कृषि वैज्ञानिक मध्यकाल इत्यादि वगैरह। काला बादल, जी डरवावे, भूरा बादल पानी लावे, तो इस तरह से वर्ड हमको देखने को वहाँ मिलते हैं। एक जनरल वे में देख लो। ब्रज भाषा पर आ जाते हैं साहब। ब्रज भाषा का क्षेत्र आपको पता है ग्वालियर, उसके आसपास का भिंड, मुरैना, चंबल, अंबल, पूरा क्षेत्र ब्रज। और अच्छे से देखना है तो जैसे मूवीज़ वगैरह में आप देख लो इसको, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पान सिंह तोमर बहुत ही फेमस मूवी देखी होगी, वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वही लैंग्वेज है। अगर उसके कुछ डायलॉग्स भी याद हो तो भी आप उतने से बना सकते हो। आपकी स्मार्टनेस होगी कि आप उसको कहाँ से रिलेट करके कहाँ पर क्वेश्चन बना लेते हो। तो ब्रज के बहुत ही फेमस कवि हमको देखने को मिलते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सूरदास जी ने भी लिखा है, मीरा ने भी लिखा है, रस खान ने भी लिखा है। ऐसा मत करना कि बोले तुलसीदास ने लिखा ही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बोले नहीं, उनको केवल अवधि में तुलसीदास जी ने बहुत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत लैंग्वेज के वर्ड यूज़ करे हैं। हमको नहीं मालूम कि अरबी फारसी भी वो जानते थे, पर ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं, तो उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं साहब, देशज वर्ड्स यूज़ किए, तो जनरली देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गई ब्रज भाषा हमने देखा। उदाहरण यदि आपको देखना है, कुछ मुखरियाँ देख लो ब्रज भाषा में। भारतेंदु की मुखरियाँ क्या कहलाती हैं? मुखरियाँ सिंपल सी चीज़ है साहब कि ऐसी पहेली जिसके आखिरी में उस पहेली का उत्तर दिया हुआ हो, तो उसको मुखरी करके बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी तन मन धन मूसें, जाहिर है बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन, अरे नहीं रे अंग्रेज। तो यानी क्वेश्चन पूछा गया पहेली में, उसके लास्ट में उसी चीज़ को आंसर दे दिया। और देख लें अपन एक आध, सीटी देकर पास बुलावें, रुपया दें तो निकट बिठावें, ले भागें मोहन खेत ही खेल, क्यों सखी साजन, बोले नहीं रे रेल, दैट इज ट्रेन। तो ये जो पैटर्न होता है ये मुखरियों का होता है। कभी को डिटेल में इस पर भी बात करेंगे, तो ये भी हमारे यहाँ पर प्रचलित है। तो शब्दावली, इनके जो वर्ड्स हैं इनको पकड़ लेना कुछ कुछ, तो आप कम समय में ज़्यादा गेन कर जाओगे, यही स्मार्टनेस है। भील जिन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ उनकी आबादी ज़्यादा परसेंटेज के रूप में अपन ने देखा हुआ है, वहाँ पर पाई जाती है। रतलाम, रतलामी, मालवी के ये भाषा कहलाती है, ऐसे देख सकते, बोली कहलाती है, देख सकते हो। बैतूल मुल्ताई वाला कोरकू जनजाति उनके द्वारा बोली जाती है। तो एक जनरली अपन ने इस प्रकार से पूरा लैंग्वेज का सिनेरियो देख लिया। भारत के संदर्भ में भी हमने देखा और एमपी के संदर्भ में भी। इसको एक बार अच्छे से आप जहाँ पर भी आप इसको देख रहे हैं नोट डाउन करने, कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को जो भी आपको काम के अच्छे लगते हैं, मैप के साथ में इसको स्टडी करें। जैसे एमपी का मैप बताया है उसको बना कर देखें, 2-4 बार वीडियो को देख लो, मेरे ख्याल से आपके काम आ जाएगा और नंबर देकर जा सकता है आपको ये। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और डिटेल में किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पेपर दें, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा और आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा पद प्राप्त करेंगे। अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए। थैंक यू।